हेलो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करते हैं हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया जजमेंट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा आरक्षण एक मौलिक अधिकार नहीं है। तमिलनाडु के कई राजनीतिक दलों द्वारा दाखिल की गई इस याचिका, जिसमें स्नातक और स्नातकोत्तर में अखिल भारतीय कोटा में राज्य के आत्मसमर्पित सीटों के लिए अन्य पिछड़ा वर्गों यानी ओबीसी के लिए 50% आरक्षण लागू करने वाली इस याचिका को अस्वीकार किया था। हम डिस्कस करेंगे कि ये याचिका क्यों अस्वीकार किया और साथ ही साथ आरक्षण को लेकर कौन कौन से हिस्टोरिकल बैकग्राउंड रहे हैं और इस जजमेंट से राजनीतिक दलों के जो लीडर्स हैं उनका क्या रिएक्शन है, उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बीते गुरुवार को तमिलनाडु में नीट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रांस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन रिजर्वेशन मामले में कहा है कि आरक्षण कोई बुनियादी अधिकार नहीं है। शीर्ष अदालत ने अन्य पिछड़ा वर्गों ओबीसी के लिए 50% सीटें आरक्षित करने के लिए दायर की गई याचिका पर सुनवाई के दौरान ये बात कही। इसी के साथ अदालत ने तमिलनाडु के कई राजनीतिक दलों द्वारा दाखिल की गई एक याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। आइए जानें संविधान में इसके बारे में क्या क्या प्रावधान है। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। संविधान में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर दिए गए। सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उन्नति के लिए संविधान में विशेष अनुच्छेदें रखी गई। साल 1953 में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए कालेलकर आयोग का गठन किया गया था। आयोग द्वारा सौंपी गई अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया, लेकिन तब ओबीसी के लिए की गई सिफारिशों को अस्वीकार कर दिया गया। साल 1979 में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में मंडल आयोग की स्थापना की गई थी। इस आयोग के पास अन्य पिछड़े वर्गों यानी ओबीसी के बारे में कोई सटीक आंकड़ा नहीं था और इस आयोग ने ओबीसी की 52% आबादी का मूल्यांकन करने के लिए 1931 की जनगणना के आंकड़े का इस्तेमाल करते हुए पिछड़े वर्गों के रूप में 1257 समुदाय का क्लासिफिकेशन किया था। 1980 में मंडल आयोग ने एक रिपोर्ट पेश की और तत्कालीन कोटा में बदलाव करते हुए इसे 22% से बढ़ाकर 49.5% करने की सिफारिश की। 2006 के पिछड़ी जातियों की सूची में जातियों की संख्या 2297 तक पहुंच गई, जो मंडल आयोग द्वारा तैयार समुदाय सूची में 60% की वृद्धि है। 1990 में मंडल आयोग की सिफारिश को विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार द्वारा सरकारी नौकरियों में लागू किया गया। छात्र संगठनों ने इसके विरोध में राष्ट्रव्यापी प्रदर्शन शुरू किया और दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र राजीव गोस्वामी ने आत्महत्या की कोशिश की थी। 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने अलग से अलग जातियों में गरीबों के लिए 10% आरक्षण की शुरुआत की। 16 नवंबर 1992 में इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार के मामले में सर्वोच्च न्यायालय की फुल बेंच ने अन्य पिछड़ी वर्गों के लिए आरक्षण को सही ठहराया। 1995 में संसद ने 77 संवैधानिक संशोधन द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की तरक्की के लिए यानी प्रमोशन के लिए आरक्षण का समर्थन करते हुए अनुच्छेद 16 सेक्शन 4 का गठन किया। बाद में आगे भी 85 अमेंडमेंट द्वारा इसमें पदोन्नति में वरिष्ठता को शामिल किया गया था। 12 अगस्त 2005 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पीए ईमानदार और अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य के मामले में 7 जजों द्वारा सर्वसम्मति से फैसला सुनाते हुए घोषित किया कि राज्य पेशेवर कॉलेज समेत सहायता प्राप्त कॉलेजों में अपनी आरक्षण नीति को अल्पसंख्यक और गैर अल्पसंख्यक पर नहीं थोप सकता, लेकिन इसी दौरान निजी शिक्षण संस्थानों में पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए 93 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया गया। इसने अगस्त 2005 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को प्रभावी रूप से उलट दिया। 2006 से केंद्रीय सरकार ने शैक्षिक संस्थानों में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण शुरू हुआ। 10 अप्रैल 2008 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने सरकारी धन से पोषित संस्थानों में 27% ओबीसी कोटा शुरू करने के लिए सरकार के कदम को सही ठहराया गया।
तमिलनाडु के विभिन्न राजनीतिक दलों ने 2020-21 में अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट चिकित्सा और दंत चिकित्सा कार्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय कोटा में तमिलनाडु द्वारा छोड़ी गई सीटों में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 50% सीटें आरक्षित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। पार्टियों ने कहा था कि उनकी ये याचिका केंद्रीय संसाधनों के अलावा अन्य शिक्षण संस्थानों में भी राज्य के अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 50% स्थान आरक्षित करने की नीति पर अमल करने से इनकार किए जाने के खिलाफ है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने ये याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस कृष्णा मुरारी और जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने याचिकाकर्ताओं TMK, ADMK, CPM, CPI और तमिलनाडु कांग्रेस कमेटी को कहा कि यह मामले को लेकर मद्रास हाईकोर्ट के पास जाए। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक जस्टिस राव ने कहा, हम प्रशंसा करते हैं कि सभी राजनीतिक दल पिछड़े वर्गों के कल्याण को लेकर चिंतित है, लेकिन आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है। कोर्ट ने सवाल किया कि अनुच्छेद 32 के तहत ये याचिका क्यों दायर की गई। ऐसा सिर्फ उन मामलों में किया जा सकता है जहां मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में किसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, इस पर DMK की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील P. विल्सन ने कहा कि तमिलनाडु के एक कानून को लागू नहीं करके उल्लंघन नहीं किया जा सकता। जस्टिस एल नागेश्वर राव ने कहा, आपको इस याचिका को वापस लेना चाहिए और मद्रास हाईकोर्ट के पास जाए। आपका मामला सिर्फ तमिलनाडु में 50% आरक्षण लागू करने का है। याचिका में केंद्र के उस फैसले को चुनौती दी गई थी जिसमें अखिल भारतीय कोटा में तमिलनाडु द्वारा छोड़ी गई मेडिकल सीटों में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 50% सीटें आरक्षित नहीं किया गया था। न्यायालय की टिप्पणी से लेकर एक बार फिर से लेकर देश में राजनीतिक और सामाजिक चर्चाएं शुरू हो गई है। भाजपा ने इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि वो आरक्षण के प्रति पूरी तरह से कटिबद्ध है। भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा कि मोदी सरकार और भाजपा आरक्षण के प्रति पूरी तरह से कटिबद्ध है। सामाजिक न्याय के प्रति हमारी वचनबद्धता अटूट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बार बार इस संकल्प को दोहराया है। सामाजिक समरसता और सभी को समान अवसर हमारी प्राथमिकता है। मैं स्पष्ट करता हूँ, भाजपा राजनीतिक दलों के लिए तथा अन्य राजनीतिक दलों के लिए यह सेंसिटिव मैटर है। भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति और एवं अनुसूचित जनजातियों को शिक्षा, सरकारी नौकरियां, संसद और विधानसभाओं में न केवल आरक्षण दिया गया बल्कि समान अवसर की गारंटी भी दी गई है। यह आरक्षण या कोटा जाति के आधार पर दिया गया था। साल 1989 में आरक्षण पर तब राजनीतिक तेज हो गई थी जब BP सिंह सरकार ने मंडल आयोग की सिफारिश के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC को भी आरक्षण देने का फैसला किया। आरक्षण को लेकर आंदोलन। राजनीतिक दल अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए विभिन्न जातियों को आरक्षण की सूची में जोड़ने की बात करते हुए है, लेकिन इसे घटाने या इसकी समीक्षा करने की वकालत नहीं करते। नतीजा ये हुआ कि तमिलनाडु जैसे राज्य में गरीब और पिछड़ी जातियों के लिए सरकारी नौकरियां और शैक्षिक पदों में 69% आरक्षण है। कई राज्यों में विभिन्न समुदाय अपने लिए आरक्षण की मांग कर रहे हैं और कई बार तो उनका प्रदर्शन हिंसक भी हुआ है। महाराष्ट्र में मराठों, गुजरात में पटेल, हरियाणा में जाटों और राजस्थान में गुर्जरों ने अपने लिए आरक्षण की मांग करते हुए व्यापक प्रदर्शन किया। मोहन भागवत का बयान। संघ प्रमुख मोहन भागवत कई बार कह चुके हैं कि वो आरक्षण पर देश में बहस की जरूरत है। पिछले साल 3 राज्यों में होने वाली विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने एक बार फिर ये बात कहकर भाजपा को बैकफुट पर ला दिया था। महाराष्ट्र, हरियाणा और झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने ये सुझाव दिया था। उन्होंने कहा था कि जो आरक्षण के पक्ष में है और जो इसके खिलाफ में है उन्हें सौहार्दपूर्ण वातावरण में बैठकर विचार करना चाहिए। आर्थिक आधार पर हो आरक्षण। कुछ लोगों का तर्क है कि अब आरक्षण की जाति के आधार पर ना होकर बल्कि इसे आर्थिक आधार के साथ जोड़ देना चाहिए, जिसमें कुछ जातियों के समान लोगों की बजाय सभी जातियों के गरीबों को लाभ मिलेगा। मोदी सरकार ने सामान्य वर्ग के लिए आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण का प्रावधान किया है। इससे संबंधित विधेयक को पिछले साल संसद ने मंजूरी दी थी। दिस इज राइट नाउ एंड ऑफ दिस वीडियो फॉर द लिसनिंग एंड थैंक्स ऑलवेज गॉड ब्लेस ऑल। डियर फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।